ओके फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर के ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जिससे बच्चे बचते हैं और है वो बहुत आसान। कौन सा? थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी की एक्सट्रैक्शन का थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में +1 क्लास में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, और या नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। मेन बात उसमें ये याद रखने की है कि कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मीन्स वो स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है या नहीं है, उसको डिटरमाइन किया जाता है डेल्टा जी की वैल्यू के द्वारा, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जिसको आप बोलते हैं। और इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तब रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। वरना अगर पॉजिटिव आई तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऐसी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दो ये इक्वेशन हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ेगा। डेल्टा जी जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, ये है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो कुछ भी करके आपका डेल्टा जी निगेटिव आना चाहिए, तब आपकी रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। तो नेगेटिव आने के चांसेस यही बनते हैं कि ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसकी वैल्यू बढ़ जाए तो अपने आप आपका आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। दूसरी इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में है। डेल्टा जी क्या है? -RT इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये होता है, और के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फिजिबिलिटी किसी भी रिएक्शन की है या नहीं है, मीन्स द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, उसको दो बातों से, दो फैक्ट से हम डिटरमाइन करते हैं। पहला यह है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? आपके पास नेगेटिव आनी चाहिए। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ना आए, तब क्या करें? तब हमें एक काम करना पड़ेगा। ये दूसरा जो केस है, मान लिया डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ गई। अगर पॉजिटिव आ गई इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, फिजिबल नहीं होगी। नहीं है तो हम उसको बना लेते हैं, उसको किसी ऐसी दूसरी रिएक्शन के साथ करवाएंगे, उसको साथ मिला देंगे जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू माइनस हो और वो ज़्यादा हो उस प्लस वाले से, यानी कि हैविंग हाई वैल्यू ऑफ माइनस एनर्जी ऑफ डेल्टा जी। तो इसको बोलेंगे कपलिंग, यानी कि उसको मिला देंगे। अब क्या होगा? जैसे कि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, हमने दूसरी रिएक्शन के साथ मिलाया जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है और वो ज़्यादा है, तो ओवरऑल आपके पास जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो फिर से रिएक्शन क्या हो जाएगी? फिजिबल। तो दो तरीके हैं, या तो नेगेटिव है, नहीं है तो किसी ऐसी रिएक्शन के साथ कपलिंग करें कि आपकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आए? माइनस आए। अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एलिंगम डायग्राम इसमें, और इसकी खास बात ये है कि बहुत से बच्चे इस पर रिसर्च करने बैठ जाते हैं और इस चैप्टर से डर के भी फिर वो पीछे हट जाते हैं, जबकि एक्चुअली ये है कि इसके बारे में कुल 3 या 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो बहुत ईजी हैं, और ये बार बार एग्जाम से पूछा भी जाता है। देखो, है कुछ नहीं, एलिंगम डायग्राम है क्या? पहली बात तो पॉइंटर्स में आप याद करो, ये 3-4 पॉइंट्स इसके याद करने हमने। एक्चुअली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफ है, किस किस के बीच में है? डेल्टा जी जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है एंड टेम्परेचर, और किसके लिए है? ऑक्साइड की फॉर्मेशन इसमें हो रही है। तो हमने एक्सट्रैक्शन में क्या पढ़ा? हमें ऑक्साइड्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? मेटल चाहिए। तो क्या करना पड़ता है? ये जो ऑक्साइड्स हैं इनसे आपको मेटल लेना है, ऑब्टेन करना है, मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? इसका रिडक्शन। तो उसके बारे में ये डायग्राम हमें बता रहा है कि ऑक्साइड्स का रिडक्शन कैसे होगा। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, ये ग्राफ है किस किस के बीच में? डेल्टा जी एंड टी, मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड टेम्परेचर। दूसरा आप क्या याद रखेंगे, ये हमें क्या बताता है? किस चीज़ का ग्राफ है? हम इसे समझे क्या? हम इसे ये समझते हैं कि ऑक्साइड्स का रिडक्शन कैसे होगा। कैसे होगा ये देखना, कैसे होगा? इसमें हमने रिड्यूसिंग एजेंट पिकअप करने पड़ेंगे, छांटने पड़ेंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लें कि रिडक्शन हो जाए मेटलिक ऑक्साइड का। नेक्स्ट, अगर इसमें प्लॉट स्ट्रेट लाइन रहेगी, इसमें ग्राफ के अंदर ये जो वहाँ है, जब तक कोई स्टेट में चेंज नहीं आ जाता, जब भी फिजिकल स्टेट चेंज होगी, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तो इसमें क्या होगा? चेंज आएगा। ये देखिए, जैसे इसमें कोई स्टेट का चेंज नहीं हुआ है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें देखिए, या ZNO में देखिए यहाँ आया और यहाँ चेंज हुआ, तो ये जहाँ पे चेंज होता है ना, इट मीन्स फेज चेंज हो रही है, कोई न कोई फिजिकल स्टेट यहाँ पर चेंज हो रही है।
अगला पॉइंट, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो चॉइस कहाँ गई अपनी, चॉइस तो है ही, यहीं पे बात कर लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कौन सा मेटल किसको रिड्यूस करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में बच्चे गलती करते हैं, और ये है बहुत आसान। देखो, जो नीचे प्रेजेंट है वो उससे ऊपर वालों को रिड्यूस करेगा, ये आपको याद रखना है। एनी मेटल विच इज प्रेजेंट बिलो कैन रिड्यूस प्रेजेंट अबो इट, जो इसके ऊपर हैं उनको ये रिड्यूस कर सकता है जो नीचे है। 10th क्लास में एक आसान सी बात आती है, 12th में भी आती है, एक आसान सा वर्ड आपको याद रखना है। इन सब झंझटों से मुक्ति दिला रहा हूँ मैं आपको। ये एक वर्ड हमने याद कर रखा जिसमें मेन मेटल्स अपने आ जाते हैं। पबक समाजिंटल, पोटाशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आ से एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। ये एक वर्ड आप याद कर लें, पबक समाजिंटल, पोटाशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जो मात्रा है इससे एल्यूमिनियम, जिंक, ई से आयरन, एन से निकल, टे से टिन, एल से लेड, इस तरह से। और ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की। अब इसमें अपने आप देखो, आप मैग्नीशियम नीचे है, एल्यूमिनियम ऊपर है, तो ये देखो मैग्नीशियम ये रहा, इसके बाद ये एल्यूमिनियम का इसके बाद नंबर पड़ता है। इसी तरह जिंक का भी इसके बाद पड़ता है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ना, वो कम वाले को क्या करता है, रिड्यूस करता है। वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, सामने वाले का रिडक्शन करवाएगा। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाएगा। कौन, जो ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है सामने वाले को, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो आपको याद रखना है, चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आपके लिए क्या है, जो नीचे प्रेजेंट है वो आपकी चॉइस होगी, वो ऊपर वालों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये कोई बड़ी बात नहीं, टेम्परेचर का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये रही आपकी इक्वेशन, डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसको आप बढ़ा रहे हैं, तो ये तो माइनस को आप बढ़ा रहे हैं, तो अच्छी बात है। जितना आप टी को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इट मीन्स आपकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आने जा रही है, माइनस में, नेगेटिव में आने जा रही है। तो अच्छी बात है, आपकी रिएक्शन फिजिबल होगी और स्पॉन्टेनियस होगी। लास्ट में ये बातें हमने इसमें पढ़ी, ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये 4-5 पॉइंट्स और ये डायग्राम आपने बना देना है। फिर इसकी लिमिटेशंस, ये ऐसे पूछ लेते हैं कि ये क्या क्या काम करता है, क्या करता है अपने लिए, तो ये सारे काम ही हैं जो ऊपर मैंने गिनवाए हैं, आप आसानी से लिख सकते हो। लिमिटेशन, इसकी कमी क्या है। पहली कमी ये है, ये हमें ये तो बता देता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, होगी या नहीं, लेकिन ये नहीं बताता कि किस स्पीड से होगी, उसका रेट क्या होगा, यानी कि उसकी काइनेटिक्स के बारे में नहीं बताता है एलिंगम डायग्राम, ये इसकी कमी है। दूसरी, ये जो इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इससे ये इशारा मिल रहा है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अगर नहीं हो तो कैसे पता लगाएं, उसके बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये दो आपने लिख देनी इसकी लिमिटेशंस। आखिर में जानते हैं कुछ मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में। इनमें ज़्यादातर बातें हम पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि मेथड्स हम कर चुके हैं। जैसे पहला आयरन है, तो आयरन मेन ओर्स इसके दो हैं, Fe2O3 हेमेटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट, इसके अलावा FeS2 आयरन पायराइट्स भी है, लेकिन सबसे मेन यही है। तो ऑक्साइड में ही है, तो चलो एक काम तो सही होगा कि इसको ऑक्साइड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप कंसंट्रेशन इसकी करेंगे एक्सट्रैक्शन के लिए, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग से आप इसकी कंसंट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप होता है ऑक्साइड में बदलने का, वो झंझट खत्म हो गया क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी इन ऑक्साइड फॉर्म। इसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन के लिए क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप की फर्नेस है, भट्ठी है, जिसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उसके अंदर हम डाल देते हैं क्या क्या, हेमेटाइट, कोक यानी कि सी कार्बन, क्या क्या डालेंगे उसके अंदर आप, Fe2O3 हेमेटाइट, कोक, सैंड SiO2, ये आपको डालनी है ये चीज़ें। और फिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो देखते हैं। जैसे आप ऊपर से डालेंगे तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहली रिएक्शन होगी C+O2, इससे बनेगा CO2, इस तरह से रिएक्शन होगी। एक चीज़ और बढ़ गई CaCO3, ये भी इसके अंदर। ये चार चीज़ें आपने डालनी है ऊपर से ब्लास्ट फर्नेस के अंदर।
C+O2 CO2 एक ये रिएक्शन होगी। एक्चुअल हमें क्या चाहिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, वो डायरेक्ट बनता नहीं है, तो पहले ये बनेगा, फिर CO2 + C को किसके साथ फिर मिलके और फिर बनाएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसको क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करेगा यहाँ से। अब ये किस लिए लिए बाकी चीज़ें, तो ये काम करते हैं फ्लक्स का, याद रखना है। फ्लक्स एक ऐसी चीज होती है जो डाली जाती है एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में ताकि स्लैग बन सके। अब स्लैग का काम होता है क्या, कि न्यूली फॉर्म्ड जो आपके पास आएगा मेटल, उसको ये ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करेगा, उसको बचाएगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ CaCO3 हाई टेम्परेचर के कारण ये टूट जाएगा CaO + CO2 में। ये जो CaO है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, सैंड के साथ, SiO2 के साथ, ये बनाएगा CaSiO3। तो ये चीज़ें फ्लक्स है और इनसे ये फाइनली बन गया, ये क्या चीज़ है, स्लैग। तो अब क्या होगा, Fe2O3, इसके साथ जब CO ये मिलेगा तो Fe अलग होगा, CO2 चला जाएगा, ये है मोल्टन स्टेट में आएगा मेटल। अब देखो ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिलिका का क्या फंक्शन है, कॉपर में पूछ लें या आयरन में पूछ लें, ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है SiO2, सिलिका या सैंड, इनका क्या है, ये फ्लक्स का काम करते हैं। फ्लक्स का क्या काम है कि वो स्लैग फॉर्मेशन करेंगे जिससे ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने पास फर्नेस आएगी, ये इस टाइप सी की फर्नेस होती है, तो यहाँ मोल्टन आयरन इकट्ठा हुआ है। अब हवा का झोंका यानी कि स्टीम, एयर, वो तो इसको मिलते ही रहते हैं। अब न्यूली फॉर्म्ड आयरन है और एयर अंदर आ रही है, तो फिर तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फिर से Fe2O3 बना लेगा। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ, फायदा क्या हुआ फिर इसका, यही बन गया। तो स्लैग क्या करता है, जो ये न्यूली फॉर्म्ड आयरन बनेगा इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, इसके ऊपर लेयर बनाएगा और इसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देगा, मींस ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, ये इसका काम है। अब बाकी चीज़ें इसमें एक दो और हम आप पढ़ सकते हैं। कास्ट आयरन क्या है, पिग आयरन क्या है, इम्प्योर फॉर्म में पिग आयरन है, इसमें स्टील बना सकते हैं आप, कार्बन को मिला देना है तो आप इसमें स्टील बना लेते हैं आयरन से। कॉपर पे आ जाते हैं, कॉपर का मेन और है Cu2S, कॉपर ग्लांस। इसके अलावा कॉपर पायराइट, ये CuFeS2 या Cu2O क्यूप्राइट, ये 20 के और से, लेकिन सबसे मेन क्या है, Cu2S। तो सबसे पहले आएगा कॉन्सेंट्रेशन का मेथड। सल्फाइड ओर के लिए आपने पहले ही लर्न कर रखा है, कौन सा मेथड है, फ्लोटेशन मेथड। इसके बाद रोस्टिंग, यानी कि क्या करेंगे आप, इसका ऑक्साइड में चेंज करेंगे। तो ऑक्साइड में चेंज करेंगे तो इसको आप रोस्टिंग कर दें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, Cu2O आपके पास आ जाएगा। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, रिडक्शन। तो इसका ऑटो रिडक्शन आपने कर देना है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इन दोनों को आप मिला देना, CO आ जाएगा। इसके लिए भी आपको फर्नेस की जरूरत पड़ेगी। इसमें बार बार जो बोर्ड में एक्चुअली पूछा गया है वो आयरन नहीं, इसका नाम लेकर पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिका इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो आपको याद रखना, सिलिका एक्ट्स एज फ्लक्स विच helps in formation of slag and slag prevents the oxidation of the newly formed metal। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। इसमें देखो एक बात और याद रखनी है, जब इसकी रिफाइनिंग की बात हम करेंगे तो रिफाइनिंग का इसका मेथड है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या पढ़ा था, फिर से वही, इम्प्योर रोड, प्योर रोड, इसी के साल्ट का सॉल्यूशन कनेक्ट करो, इलेक्ट्रिसिटी गुजारो, यहाँ से मेटल टूटेगा, सॉल्यूशन के अंदर आएगा, यहाँ आकर चिपक जाएगा, यहाँ पर केवल मड बच जाएगा जिसको एनोड मड कहते हैं, और फाइनली आपको कॉपर मिल जाएगा रिफाइन होकर। एल्यूमिनियम, 3 मेटल्स के दिए हुए हैं आपके यहाँ एक्सट्रैक्शन। एल्यूमिनियम का मेन और है Al2O3 जिसको बॉक्साइट कहते हैं, एल्यूमिना कहते हैं। इसके अलावा एक और है Na3AlF6। तो NaF और AlF3 इन दोनों से, ये एक डबल साल्ट है एक्चुअली, इनसे मिलकर ये बना हुआ है। ये बॉक्साइट है, ये क्रायोलाइट है। तो बॉक्साइट से हम करेंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन का मेथड है लीचिंग या केमिकल सेपरेशन, पहले किया हुआ है, दोबारा नहीं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद इसका ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी हमें नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऑक्साइड है। इसके बाद इसका रिडक्शन तो वो आप करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, उसका रिफाइनिंग भी करेंगे आप इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। होल और हेरोल्ट
ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके ये मेथड दिए थे एक्सट्रैक्शन के, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि जब एल्यूमिना से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे एल्यूमिनियम, तो क्या क्या दिक्कतें आती, क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो 2 प्रॉब्लम्स अराइज, 2 दिक्कतें मेन हैं। पहली ये आती है कि जैसे ही आप बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालना चाहेंगे तो एल्यूमिना बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, ये दिक्कत आएगी। दूसरी दिक्कत ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। इनको सोल्व करेगा क्रायोलाइट। सो आपने याद रखना है कि एल्यूमिना में क्या डालेंगे हम, क्रायोलाइट। इसके डालने से क्या होगा, कंडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, और ये इसके मेल्टिंग पॉइंट को भी लोअर डाउन कर देता है, और इस तरह से आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जिनका इनसे कुछ फ़ायदा हो सकता है।